हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम कवर कर रहे थे विजन आईएएस की मंथली करेंट अफेयर मैगज़ीन। हमने जनवरी 2023 से स्टार्ट किया था। हमने पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम शुरू करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से। ठीक है। एक चीज़ जो विजन की मैगज़ीन होती है वो प्रीलिम्स और मेंस बोथ कवर करती है, दोनों को कवर करती है। हमारा फोकस जो है वो बेसिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, तो इसमें काफ़ी कुछ ऐसा होगा जो मेंस के रिलेटेड होगा, जो एक्सप्लेनेशन होगी वो मेंस ओरिएंटेड होगी, तो हम उसे स्किप करेंगे और हम सिर्फ प्रीलिम्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन में वो है इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। ओके। एक वर्चुअल समिट हुआ था जो इसको इंडिया ने होस्ट किया, जिसका जो टॉपिक मेन जो था वो था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो हुआ था। ओके। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ग्लोबल साउथ क्या हुआ है। ठीक है। ग्लोबल साउथ बेसिकली एक जोग्राफिकल यूनिट की तरह हम बोल सकते हैं, या फिर जोग्राफिकल आइडेंटिटी है जो आई एग्जिस्टेंस में 1980 में एक ब्रेंटलैंड लाइन बनाई गई, जिसने जोग्राफिकली स्प्लिट किया वर्ल्ड को दो पोर्शन में, एक रिच नॉर्थ और दूसरा पुअर साउथ। ठीक है। एक क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ये ग्लोबल साउथ है, क्या ये वो कंट्रीज कवर करता है जो इक्वेटर के नीचे है या फिर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है? नहीं, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो एक 1980s में एग्जिस्टेंस से आया, जो ब्रेंट लाइन जो अलग से डिफाइन करती है ग्लोबल साउथ को। तो इसका इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कोई रिलेशन नहीं है। चलिए जी डिफाइन कर लेते हैं ग्लोबल साउथ को। ग्लोबल साउथ एक एक्सप्रेशन है उन कंट्रीज़ का जो रिलेटिवली डिसएडवांटेज पे रही हैं। रिलेटिवली डिसएडवांटेज पे कैसे रही? अगर आप ये मैप देखें, इसमें आपको क्या दिखेगा? इसमें आपको दिखेगा मैक्सिको, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया की वो कंट्रीज़ जो हमेशा से कॉलोनीज़ का पार्ट रही हैं। ये एरियाज आपको पता ही है कि जो साउथ रहा है वो हमेशा से कॉलोनियल पास्ट का शिकार, कॉलोनियलिज्म का शिकार रहा है, कॉलोनियल पास्ट रहा है साउथ का, जिस वजह से जो नॉर्थ के जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनने एक्सप्लॉयटेशन किया, रिसोर्सेज लिए, कॉलोनीज़ बनाई और उन्हें छोड़ दिया उस मुकाम पे जहाँ पे वो एक तरीके से इकोनॉमिकली ड्रेन्ड हो चुके थे। आपको हर एक चीज़, इंसान को ये चीज़ पता है। पहले हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस क्या है ग्लोबल साउथ की। ओके। इनकी कोई रिलेटिवली ज़्यादा वॉइस भी नहीं है यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में इनका, आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो रिच नॉर्थ के ही हैं। जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे डब्ल्यूटीओ, इनमें इनकी ज़्यादा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इनकी कोई वॉइस ही नहीं है। इम्पॉर्टेंस क्या है ग्लोबल साउथ का? पहले हम ग्लोबल साउथ को समझ लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। इनके इश्यूज जो हैं, पहला इशू है क्लाइमेट चेंज। आप सबको ही पता है कि क्लाइमेट चेंज से जो चीज़ें हो रही, जो डिसएडवांटेजेस हो रहे, जो इम्पैक्ट हैं क्लाइमेट चेंज के, वो सबसे ज़्यादा अगर कोई बेयर कर रहा है तो वो डेवलपिंग और अंडर डेवलप और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो ग्लोबल साउथ में डोमिनेंटली प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो उनके ऊपर उनके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो टैकल कर सकें चेंजिंग क्लाइमेट पैटर्न। उनके पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं है। मतलब आपको हर एक बंदे को पता ही होता है कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड और पुअर नेशंस पे सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। एनर्जी, इनके पास देखो, जो ग्लोबल साउथ है ना उसके पास रिसोर्सेज बहुत हैं। ऑयल के रिजर्व्स हैं, नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, माइंस, मिनरल्स हैं, टिम्बर्स है, लेकिन उनके पास ना एनर्जी का कोई, मतलब जो एनर्जी टेक्नोलॉजी का जो यूज़ कैसे कर सकते हैं जिससे हम अपना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें, जो न्यू फॉसिल फ्यूल्स से चेंज होते हुए जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो न्यू एनर्जी के जो सोर्सेज आ रहे हैं, चाहे हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी ले लो, चाहे
चाहे आप न्यूक्लियर ले लो, ये सब कोई उनका एक्सेस ही उनके पास इतना है ही नहीं। पॉवर्टी इनइक्वालिटी आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। नेचुरल रिसोर्सेज का मैंने बता ही दिया, ठीक है। ओके, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, कॉमन लिंक्स हैं बिटवीन इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ। पहला मैंने बताया आप लोग को कि कॉलोनियल पास्ट रहा है। आप साउथ अमेरिका के लैटिन कंट्रीज से लेके अगर आप इंडिया के इंडोनेशिया और मालदीव वहाँ तक अगर आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक यूरोपियन कंट्री की कोई ना कोई कॉलोनी रही है, ठीक है। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, जेंडर इश्यूज़ हैं, वुमेंस के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, अंडर रिप्रेजेंटेशंस हैं, उनकी कोई वॉइस ही नहीं है। दूसरा डायस्पोरा एक लिंक है, मतलब इंडिया का अभी हम जब इस करंट अफेयर मैगजीन में आगे फॉरवर्ड होंगे तब हम देखेंगे कि इंडिया का डायस्पोरा जो है वो ग्लोबल साउथ में बहुत तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। इंडिया के अप्रोच क्या है ग्लोबल साउथ को लेके, बेसिकली इक्वल ट्रीटमेंट। आपको पता है कि ग्लोबल साउथ की मेजॉरिटी कंट्रीज़ जो हैं वो अंडर डेवलप हैं, पॉवर्टी वाली हैं, इनइक्वालिटी उनके पास बहुत है, तो उन्हें थोड़ी सी इक्वल ट्रीटमेंट दे दो, उनको पीपल सेंट्रिक अप्रोच रखो उनकी तरफ, कंसल्टेटिव नेचर रखो उनकी तरफ, उन्हें थोड़ा सा फाइनेंस देते जाओ। ये थोड़ा मेंस का मसाला आ जा रहा है इसलिए हम इसे थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या था ग्लोबल साउथ, इंपॉर्टेंट था ग्लोबल साउथ में आने वाले कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़, इनका आइडिया इंपॉर्टेंट था। अब हम वापस चलते हैं अपनी न्यूज़ पे। हमारी न्यूज़ क्या थी, हमारी न्यूज़ ये थी कि एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होस्ट किया था इंडिया ने, जो वर्चुअल समिट था। इसकी ओके, इसमें इंडिया, आप लोग को पता ही है कि G20 इंडिया में हुआ था, इंडिया की प्रेसिडेंसी थी। इंडिया ने ग्लोबल साउथ का जो कंट्रीज़ हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन G20 में भी नहीं है, तो इंडिया ने उसमें भी उनकी वॉइस, उनके अफ्रीकन यूनियन को, आप लोग ने अगर न्यूज़ देखी हो, हम कवर करते जाएंगे G20 से रिलेटेड, रिप्रेजेंटेशन उनको दी, उन लोग के मेंबर्स को भी बुलाया, काफ़ी कंसल्टेशंस वगैरह हुई। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की फ़िलॉसफी जो है वासुदेव कुटुंबकम, दैट पूरा वर्ल्ड जो है एक परिवार की तरीके से है। ओके, 120 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इनके 4R एजेंडा थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज 4R से रिलेटेड एक यूपीएससी का PYQ भी है। ओके, वो कौन से ईयर में आया था और किस टॉपिक से रिलेटेड था, आपको वो देखना ज़रूरी है क्योंकि PYQs देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट 4Rs थे वो थे रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिफॉर्म। रिस्पॉन्ड किस चीज़ को रिस्पॉन्ड करना है, प्रायोरिटीज़ ऑफ द ग्लोबल साउथ, कि उनका एक इंक्लूसिव और बैलेंस्ड इंटरनेशनल एजेंडा होना चाहिए उनकी तरफ। उनको रिकॉग्निशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके लिए, रिस्पेक्ट करना उनकी सोवरेनिटी को, उनके नेशनल लॉज को, रूल ऑफ लॉ को, पीसफुल रेजोल्यूशंस होने चाहिए उनके लिए, एंड रिफॉर्म्स भी होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में ताकि उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके, ठीक है। इसके साथ साथ काफ़ी सारे इस समिट में इनिशिएटिव लॉन्च हुए। आरोग्य मैत्री, दैट इज़ वेलनेस फ्रेंडशिप, इंडिया विल प्रोवाइड मेडिकल सप्लाइज टू द डेवलपिंग कंट्रीज़ जो नेशनल डिज़ास्टर या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से जूझ रहे हैं। आपने देखा होगा इंडिया का ये ना बहुत हमेशा से काबिल तारीफ़ मूव रहता है कि इंडिया हमेशा, चाहे आपने कोविड के टाइम पे भी देखा हो या फिर कुछ भी नेचुरल डिज़ास्टर या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे इंडिया मिशंस लॉन्च करता ही रहता है साउथ की कंट्रीज़ के लिए। स्पेशली ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक तरीके से डेवलपमेंट के सॉल्यूशंस, रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन बनाना, प्रैक्टिसेस को इन्हेंस करना, वो एक इनिशिएटिव था। ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, क्योंकि हमने देखा कि उनके पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ग्लोबल साउथ जिन चीज़ों से जूझ रहा है। तो ये थोड़ा सा मेंस का मसाला हो गया कि इंडिया ने क्या क्या इनिशिएट लिए। ओके, आप देख सकते हो वैक्सीन मैत्री, जो मैंने बोला कोविड-19 के दौरान इंडिया ने एक मेजर लिया था कि जो साउथ की जो कंट्रीज़ हैं, जो गरीब कंट्रीज़ हैं, उन तक वैक्सीन पहुँचे, जल्दी से जल्दी पहुँचे। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ हमेशा इंडिया करता रहता है। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन 1964 से रहा है। क्यों ग्लोबल साउथ में इंडिया का इतना वर्चस्व है? बिकॉज NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट, जो हमारे लेट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनने, इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने, एंड इन सब लोगों ने स्टार्ट किया था। G77 में भी इंडिया का
काफ़ी इनिशिएटिव रहा है जो 77 डेवलपिंग कंट्रीज़ रही हैं उनके साथ। ठीक है, ये तो मेंस का मसाला हो गया। इंपॉर्टेंट ग्लोबल साउथ था। ग्लोबल साउथ की क्या, ग्लोबल साउथ इक्वेटर के नीचे वाली कंट्रीज़ हैं क्या? इक्वेटर डिफाइन करता है? नहीं, एक ब्रेंटलैंड लाइन अलग लाइन है, वो डिफाइन करते हैं। मैक्सिको क्या नॉर्थ अमेरिका की कोई कंट्री आती है उसमें? यस, मैक्सिको भी उस कंट्री में, उसमें लिस्ट में आता है। ठीक है, ये रहा हमारा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़। अच्छा, इसमें ओके कुछ डिबेट्स रहती है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क में भी इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कुछ इतना कुछ खास होता नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो है भोपाल डिक्लेरेशन। एक न्यूज़ में था T20 का मतलब थिंकिंग 20 मीटिंग, जो बेसिकली थिंक टैंक था G2023 का जो इंडिया में हुआ, उसमें भोपाल डिक्लेरेशन आया जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर, वुमेन के रोल के ऊपर, नॉर्थ और साउथ के बीच में जो गैप है उसके ऊपर, और जो भी कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड हैं, हर एक कंट्री का एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम होता है, जैसे आयुष है, यूनानी है, आयुर्वेदा है, काफ़ी सारी चीज़ें इनको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे, जो है इंडिया एंड द इजिप्ट। रिसेंटली जो हमारा 26 जनवरी निकला रिपब्लिक डे, उस पे जो गेस्ट थे, हमारे चीफ गेस्ट जो थे, वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। और इंडिया ने 75 ईयर्स इंडिया और इजिप्ट के बायलैटरल रिलेशंस के भी सेलिब्रेट किए, उसके लिए पोस्टल स्टैम्प्स भी जारी किए। जो इजिप्ट है वो बहुत स्ट्रैटेजिक पार्टनर है इंडिया के लिए, क्योंकि कवरिंग सोशियो पॉलिटिकल सिक्योरिटी, डिफेंस, एनर्जी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, हर एक चीज़ से जो इजिप्ट है वो इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्लस जो जोग्राफिकल लोकेशन है, जियोपॉलिटिकल लोकेशन है इजिप्ट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वेस्ट एशिया जिसे हम मिडल ईस्ट भी कहते हैं, उसमें जो इजिप्ट है उसकी बहुत अच्छी इन्फ्लुएंशियल वॉइस है। इजिप्ट होल्ड करता है बहुत इम्पैक्टफुल वॉइस अरब नेशंस के बीच में। ओके, इंडिया और इजिप्ट के टाइज जो हैं वो काफ़ी पुराने हैं, नाम से रिलेटेड है। G77 जो अभी हमने ग्लोबल साउथ के बारे में बात किया, जो इजिप्ट है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैनाल है। कौन सा कैनाल है वो कैनाल है स्विस कैनाल। जो क्या करता है, स्विस कैनाल बेसिकली कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को। ये जो आप देख सकते हैं ना, ये रेड सी है, रेड सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी से। अब हम जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो स्विस कैनाल के ऊपर एक पोर्ट है जिसे पोर्ट साइड कहते हैं, और ये जो रिवर नाइल आ रही है इस पर जो पोर्ट है उसे हम अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहते हैं। जो हमारा ये पोर्ट साइड है या स्विस कैनाल है, ये 4 लेक से मिला है। कौन कौन से हैं वो 4 लेक? वैसे तो ये होमवर्क मुझे आपको देना चाहिए, लेकिन मैं खुद ही बता देती हूँ। ग्रेट ब्रिटर लेक, शिमशा लेक, लेक मंजला लेक, ठीक है, इनसे बन के ये स्विस कैनाल बना है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और 2 वाटर बॉडीज़ हैं। हाँ, वो वाटर बॉडी क्या है? गल्फ ऑफ एडन है या कुछ और है? गल्फ ऑफ अकाबा है? कौन सी वो वाटर बॉडी है? प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अच्छा जी, ये तो मैंने बता दिया। जो स्विस कैनाल है वो 12% ग्लोबल ट्रेड को कैरी करता है। ठीक है, ओके। इंडिया और जो इजिप्ट हैं, रिसेंटली उनके इकोनॉमिक टाइज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुश देखने को मिला, क्योंकि इजिप्ट ने इम्पोर्ट करना स्टार्ट किया वीट। पहले तो वो रशिया और यूक्रेन से करता था, बट जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो उसने इंडिया को चूज़ किया एज अ ट्रेडिंग पार्टनर फॉर वीट। रिसेंटली इंडिया ने भी जो अनियंस थी वो इजिप्ट से इंपोर्ट करी थी, क्योंकि इंडिया में अनियन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस इजिप्ट में क्या रोल प्ले कर सकता है? इजिप्ट में इन्फ्लेशन है, चाइना का प्रेजेंस है, इसलिए इजिप्ट इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये कुछ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स रही हैं, ये मेंस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट यही था कि रिलेटेड टू मैप वर्क से रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो है इंडिया एंड द यूरेशिया। यूरेशिया क्या कोई पॉलिटिकल टर्म है या कोई जोग्राफिकल टर्म है? जी नहीं, यूरेशिया जो है बेसिकली एक जोग्राफिकल टर्म है। यूरेशियन प्लेट जो आपने सुना है, ये उससे जो भी कंट्रीज़ हैं यूरेशियन प्लेट से रिलेटेड, उनके ऊपर ये जोग्राफिकल टर्म है। ठीक है, लार्ज कॉन्टिनेंटल एरिया है अर्थ
आपका 93 कंट्रीज़ आती हैं, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड एशिया की। काफ़ी बड़ा जोग्राफिकल एरिया है, टेक्टोनिक प्लेट से रिलेटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज भर भर के पड़े हैं यहाँ पे। 31% नेचुरल रिजर्व है, ऑयल रिजर्व है, आयरन और गोल्ड, कॉपर, हर एक चीज़ का रिजर्व है यहाँ पे। जो कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने ये स्टेप इनिशिएट किया कि यूरेशिया को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए बिटवीन, और अच्छे रिलेशंस बनाए जाएं यूरोप प्लस एशियन कंट्रीज़ के बीच में। चाइना का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है यूरेशिया में। चाइना एंड रशिया डोमिनेंट प्लेयर्स हैं इसके। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। चाइना का रशिया के साथ बहुत सारे मिलिट्री अलायंस, मिलिट्री इम्पैक्ट्स वगैरह साइन हुए रखे हैं। पहले चाइना का ट्रेडिंग पार्टनर जो है लार्जेस्ट यूएस हुआ करता था, बट जब से ट्रेड वॉर हुई तब से रशिया की तरफ उसका, चाइना का इंक्लिनेशन ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अच्छा, प्रॉब्लम क्यों हुई है ना कि इंडिया को क्या इश्यूज़ रहे हैं बेसिकली। जो हमारे जो इंडिया ने इंडिया ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे ना, सॉरी फॉर द डिले, इंडिया ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था या चाबहार पोर्ट था, इन सब पोर्ट्स में ना फाइनेंसेस की बहुत दिक्कत आ रही थी। ठीक है, और ये डिले होते चले जा रहे थे। तो इसका फ़ायदा किसने उठा दिया भाई? चाइना ने उठा दिया। चाइना ने ईरान के साथ भी इंगेजमेंट्स कर ली, हम चाबहार पोर्ट भी ले लिया, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। ओके, ये आई डोंट थिंक, ये तो सारा मीन्स का मसाला हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज़ इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशंस। इसमें काफ़ी कुछ पॉइंट्स जो है ना, आप इकोनॉमी में भी जो कवर करोगे, बेसिकली जो WTO या फिर जो ड्यूटीज़ और टैरिफ्स वाला जो पोर्शन होता है वो, बट हाँ यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, ट्रेड डिफिसिट की बात करते हैं। ट्रेड डिफिसिट जो होता है बेसिकली तब आता है, सपोज करो एक कंट्री ए है, दूसरी कंट्री बी है। ठीक है, जो ए कंट्री है वो दूसरी कंट्री बी में अपना सामान एक्सपोर्ट कर रही है, और वो एक्सपोर्ट कर रही है काफ़ी कम दाम पे। जितना जो ट्रेड होने की जो दूसरी कंट्री में जो अवेलेबिलिटी है उसी मटेरियल की, उससे भी कम दाम पे, बिकॉज ऑफ सब्सिडीज़ और बिकॉज ऑफ द पुश फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो काफ़ी कम प्राइस पे दूसरी कंट्री में सेल कर रही है। तो इससे क्या होगा, जो दूसरी कंट्री है उसमें ना जो लोग होंगे वो एक कंट्री का सामान खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एक कंट्री है उसके एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे, राइट। अ ट्रेड डिफिसिट अकर व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर देन इट्स एक्सपोर्ट। In other words, country buy more than it sell. It is a trade deficit. It has negative impact over the economy. तो trade deficit किसके लिए होगा? जो कंट्री बी है उसके लिए होगा। ठीक है, इंडिया का हमेशा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट रहा है, और ये ऑलमोस्ट हमेशा ही मोर देन 100 बिलियन US डॉलर से रहा है। आप 2022 का डेटा देख लीजिए, 2021 का डेटा देख लीजिए। और चाइना जो है इंडिया का हमेशा फर्स्ट या सेकेंड ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। ऑन द अदर हैंड जो US जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना का, आप देख सकते हो। ठीक है, और चाइना का कौन है? इंडिया का कौन है? चाइना। क्यों, रीजंस क्या है राइजिंग ट्रेड डिफिसिट के? एक तो भैया ग्रोइंग इंपोर्ट्स। हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं, जो मोबाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज होती हैं, वो हम चाइना की ही बनी हुई लेते हैं। लो वैल्यू एक्सपोर्ट होता है वहाँ पे, एक्सपोर्ट्स की जो दाम है बहुत कम प्राइस पे वो एक्सपोर्ट करते हैं। मार्केट एक्सेस बहुत है, डंपिंग प्रोडक्ट्स की करते हैं। अभी हम इस पे देखेंगे कि डंपिंग से रिलेटेड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी जो चाइना डी वैल्यू कर देता है अपनी करेंसी को, एंड प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस। जो चाइनीज़ जो सामान होते हैं, आइटम्स होते हैं, वो प्राइस पे ना बहुत अच्छे से कॉम्पीट कर जाते हैं। एक चीज़ अगर आपको 5 में मिल रही, वही चीज़ आपको 10 में मिल रही, तो ऑटोमेटिकली 5 वाली चीज़ ही बंदा खरीदेगा। ठीक है, अच्छा, इनिशिएट क्या लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने? एक प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं एंटी डंपिंग एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़। पहले हम बात कर लेते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है। इट्स अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स टू रेटिफाई द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ डंपिंग ऑफ गुड्स एंड इट ट्रेड डिसऑर्डर इफेक्ट। क्या होता है, मैंने अभी बताया ना, एक कंट्री ए है, दूसरी कंट्री बी है। अब ए जो है वो प्राइस कम करके और ऐसी वैसी टेक्निक से बी कंट्री में अपने सामान धड़ाधड़ बेच रहा है, और बी कंट्री उसे इंपोर्ट कर रही है क्योंकि सस्ते दाम पे है। तो जो बी कंट्री होगी ना, वो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इस प्रैक्टिस से क्या करेगी, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना स्टार्ट कर देगी।
और दूसरा होता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो होता है टू प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बाय काउंटरिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सिडी, बिकॉज इम्पोर्ट सब्सिडीज़ भी दी जाती, आप लोग जब इकोनॉमी देखोगे तो उसमें सब्सिडीज़ देखोगे तो इम्पोर्ट बढ़ाने के लिए वो सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वगैरह वगैरह सब्सिडीज़ वगैरह देती है। ठीक है, चलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ओके, ग्लोबल प्रोडक्ट बैन, इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली काफ़ी बैन भी लगाया है चाइनीज़ मटेरियल पे, इक्विपमेंट्स पे, स्पेशली इलेक्ट्रिकल जो मशीनरी है उस पे। हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, वो बेसिकली पेट्रोलियम, ऑर्गेनिक केमिकल, मेरीन प्रोडक्ट्स, न्यूक्लियर, सॉल्ट, सल्फर, अर्थ स्टोन। वहाँ से क्या आता है आप देखो, इलेक्ट्रिकल मशीनरी सबसे ज़्यादा आती है, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक, आयरन, स्टील। ठीक है, बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था। हाँ, एक और चिंता का विषय है एफडीआई और एफपीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट जो चाइना से है रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा आने लगी है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप सेगमेंट्स हैं, एक टाइम पे जो एडटेक जो हैं, काफ़ी सारे जो एडटेक कंपनीज़ हैं उनको चाइनीज़ फंडिंग बहुत ज़्यादा आई थी, तो गवर्नमेंट ने उस पर भी मेजर लिया है। अब बात करते हैं इंडिया यूनाइटेड स्टेट रिलेशनशिप की। एक 13th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसीज़ की। ये ट्रेड पॉलिसी फोरम जो है वो 2005 से रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो इंडिया यूएस रिलेशंस में जो आफ्टर 2004 एक बहुत अच्छा ग्रोथ आया था इंडिया यूएस रिलेशनशिप में, तभी ये फॉर्म हुआ था। ट्रेड जो कैसे बैलेंस ट्रेड रहे, कैसे ट्रेड में ईज़ रहे, उसके लिए ये बनी थी फोरम। इसमें अच्छा इंडिया सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इंडिया यूएस ट्रेड का। यूएस जो है इंडिया का वन ऑफ द जो एक्सपोर्टर जो है, मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का। अमेरिकन जो बड़ी बड़ी टेक्निकल कंपनीज हैं जाए, वहाँ से एफडीआई बहुत ज़्यादा आ रहा है, एप्पल, गूगल वगैरह, जो इससे जॉब क्रिएशन में हेल्प हो रही है। एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी है। सिलिकॉन वैली जो यूएस की है उसी की तरह इंडिया में भी एक आईटी हब का बहुत बड़ा इंडिया डेस्टिनेशन बन गया है। रेमिटेंसेस यूएस से बहुत ज़्यादा आते हैं। रेमिटेंसेस का मतलब कि अगर कोई बंदा यूएस में है, वो वहाँ पे सर्विसेज कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उसे जो करंट जो सैलरी मिल रही है वो अपनी मदर कंट्री में भेज रहा है, तो वो रेमिटेंसेस हो गए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी अब बहुत आसान हो गया है पहले के टाइम से। ओके, सो यस, ये इंडिया यूएस एक डिफेंस पार्टनर्स भी हैं। काफ़ी सारे जो एग्रीमेंट्स हैं इंडिया ने, लियोमा, कॉमकासा, बीका, ये सारी जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं वो यूएस के साथ करके रखे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र की भी बात हुई है। ओके, क्या इश्यूज़ रहे हैं, टैरिफ बैरियर्स रहे हैं। WTO में हमेशा लड़ाई चलती रहती है इंडिया यूएस की रिगार्डिंग जो इंडिया एमएसपी रखे हुए है या फिर जो फार्मर्स को सपोर्ट करता है। काफ़ी सारी चीज़ें, ये मेंस का मसाला है, इसे हमें इतना नहीं देखना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि रिसेंटली एक इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हुआ था, डायलॉग हुआ था इंडिया एंड यूएस के बीच में। बेसिकली यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो इंडिया की है और जो यूएस की है, उन दोनों के इनिशिएटिव से हुआ था। इसमें बेसिकली जो टेक्नोलॉजी का जो इमर्जिंग जो अब आ रहा है, जैसे क्वांटम ले लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो, स्पेस ले लो, इन सब के ऊपर वर्क करने के लिए ये उसके लिए बना था। ओके, अब बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा इन लैटिन अमेरिका। अभी जैसे मैंने ग्लोबल साउथ की जो फर्स्ट टॉपिक में बात करी थी, ये उसी से रिलेटेड है। पहले तो हम बात कर रहे थे प्रवासी भारतीय दिवस, जो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी क्यों? बिकॉज इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। ठीक है, 1915 में। ओके, तब से ये मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 2003 से, बेसिकली 2015 से, लेकिन ये 1 से ना 2 ईयर कर दिया गया। ठीक है, अच्छा जी, अभी ये रिसेंटली मध्य प्रदेश में हुआ, जहाँ से जो
लैटिन अमेरिका के डायस्पोरा थे, टू इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट थे, वो आए थे स्पेशल गेस्ट के तौर पे, ठीक है। अच्छा, अगर अब सवाल आएगा कि भाई लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका, वहाँ पे इंडियंस कैसे चले गए, तो 19th एंड 20 मैंने बताया कॉलोनियल पास्ट रहा है, तो 19th और 20th सेंचुरी में ना बहुत सारे इंडियन लेबर्स को गयाना, ये सूरीनाम, जमाइका, इन सब जगह पे ले जाया गया था। और 1960s एंड 70s में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर्स जो हैं यहाँ से माइग्रेट होकर लैटिन अमेरिका चले गए थे फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ पे जब इंडियन डायस्पोरा ऐसे जब माइग्रेशन हुआ तो इंडियन डायस्पोरा ने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी हासिल करी। यहाँ देखिए, पॉलिटी, विजडम एंड गवर्नेंस स्किल ऑफ इंडियन पेव्ड द वे फॉर देम टू सर्व एट एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ स्टेट। काफ़ी सारे जो प्रेसिडेंट रहे टोबैको के, इरफान अली रहे, गयाना के प्रेसिडेंट, सूरीनेम के, ये सब जो है इंडियन ओरिजिन के रहे हैं, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कल्चरल, इकोनॉमी वाइज, डेमोग्राफी वाइज, एक सॉफ्ट पावर का जो हम सॉफ्ट पावर को डिफाइन करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये वैसा काम करता है, ठीक है। अच्छा, आज वैसे क्या इश्यूज़ हैं ये हम मेंस के टाइम पे पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि सॉफ्ट पावर है, ब्रेन गेन है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देख लेते हैं, लेकिन वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रादर देन इम्पॉर्टेंट क्या है, साउथ अमेरिका का मैप, उसकी कंट्रीज़, और लैटिन अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते थे इंडिया एंड यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। India deployed a woman-only battalion of peacekeepers to the UN mission in Abyei on the border of Sudan and South Sudan. अच्छा, पहले तो ना मैं आपको ये दिखा देती हूँ, UN मिशन इन अबेई, ये जो मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ कि ये लोकेशन है कहाँ। ये लोकेशन है ये सुडान एंड साउथ सुडान के बीच में, ये आई थिंक आप देख पा रहे होगे, ये जो प्लेस है इसे बोलते हैं अबेई, ठीक है। आप लोग को पता होगा अगर आपने न्यूज़ कभी देखी हो, वैसे एक सेकेंड, कि सुडान और साउथ सुडान के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा। 2011 से सिविल वॉर हो गया था, तो साउथ सुडान को सेपरेट कर दिया गया। ये उसी के टाइम पे यूनाइटेड नेशन ने एक इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स बनाई एबी के लिए, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स फॉर एबेई। उसके लिए इंडिया ने वुमेंस ओनली बटालियन को वहाँ पे स्टेशन किया, ठीक है। ओके, अच्छा, ये सिविल, अच्छा, एक क्वेश्चन 2023 अभी रिसेंटली पूछा गया था अफ्रीकन कंट्रीज से रिलेटेड, डिस्टर्बेंस से रिलेटेड। तो अफ्रीका जो है हमेशा ना हॉट टॉपिक रहा है यूपीएससी के लिए, तो आप लोग प्लीज़ उसको थोड़ा, उसके मैप्स को, वहाँ पे क्या चल रहा है उसको थोड़ा अच्छे से रीड किया करिए। ये जो मैंने अभी आपको पिक दिखाई है ना अबेई की, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहीं पूछ लिया कि अबेई कहाँ है, अब वहाँ पे हम अपना सर खुजा रहे हैं कि भैया कहाँ पे है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी प्लेस अगर आपको न्यूज़ में दिख रही है, तुरंत उसे मैप में लोकेट किया करिए, ओके। और मैं ना कभी कभी फंबल भी कर देती हूँ, तो उसे इग्नोर किया करिए, ठीक है। चलिए जी, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का हम इंडिया का भी नेचर देख लेंगे। 1948 से ये पीस कीपिंग फोर्सेस आई, बेसिकली वेस्ट एशिया वेस्ट एशिया में तब इजराइल का जन्म हो रहा था और वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही थी, तो उसके लिए वहाँ से यूएन ने ये पीस कीपिंग फोर्सेस स्टार्ट करी। अच्छा, अब यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, ठीक है। ओके, अभी हम इंडिया को देख लेते हैं। इंडिया ने भैया बढ़ चढ़ के रोल प्ले किया है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में। इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट कंट्री है, जिसके वहाँ पे सोल्जर्स ट्रूप होते हैं। इंडिया 5th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, ट्रूप कंट्रीब्यूटर है। फर्स्ट कंट्री है जिसने ट्रस्ट फंड बनाया है। इंडिया की वुमेन पीस कीपिंग फोर्सेस इंडिया ने पहले भी बहुत सारी जगह, जैसे कॉन्गो, लाइबेरिया, साउथ सुडान एंड हैती, इसमें अगर आप देखोगे तो मेजरली अफ्रीकन कंट्रीज़ ही रही हैं। इससे पहले 2014 में हमारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो लेडी थी शक्ति देवी, उनको अफ़गानिस्तान में भी डिप्लॉय किया गया था, वहाँ पे उन्हें अवार्ड भी मिला इंटरनेशनल फीमेल पुलिस कीपिंग फोर्सेस इंटरनेशनल लेवल पे। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के रोल क्या है तो बता देते हैं भैया। रूल ऑफ लॉ, सिक्योरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करना, एम्पावर करना वुमेन को, प्रोटेक्ट करना सिविलियन को, फील्ड सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। ओके, न्यूज़ इन शॉर्ट अब हम देख लेते हैं भाई। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो एक ही रही, वो थी ये एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ठीक
ठीक है। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ये बेसिकली ग्रुप है 32 कंट्रीज़ का, 32 एशियन कंट्रीज़ का, और ये किस इंडिया ने ना इसका इंडिया सेक्रेटरी जनरल बना है अब एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का, 4 साल के लिए बना है, 4 साल के लिए, ठीक है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 32 कंट्रीज़ की ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन की। ये क्या करता है, कॉपरेशन करता है इन द फील्ड ऑफ पोस्टल सर्विसेज। इट्स ओनली ओके, ये ओके इसका जो हेडक्वार्टर है बैंकॉक और थाईलैंड में। अब मैं ना इसकी आपको कंट्रीज़ बता देती हूँ कि इसकी कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। इसकी कंट्रीज़ में बेसिकली आती हैं इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, वियतनाम, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मलेशिया, 32 कंट्रीज़ हैं। तो ये आप इसके बारे में ना देख लीजिए, देखना, इसको ज़रूर गूगल सर्च करना। मैं एक बार रीड कर देती हूँ, चलो तब भी। अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनई, कंबोडिया, चाइना, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, लाओस, मलेशिया, मालदीव्स, मंगोलिया, म्यांमार, नारू, नेपाल, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, साउथ कोरिया, समोआ, सिंगापुर, सोलोमन आइलैंड्स, श्रीलंका, थाईलैंड, टोंगो, वियतनाम, ठीक है। आप एक बार इसकी कंट्रीज़ की लिस्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ईरान है, लेकिन साउथ ईस्ट जो वेस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया की सारी कंट्रीज़ इसमें हैं, लेकिन वेस्ट एशिया से सिर्फ ईरान इसमें है, ठीक है। चलिए जी, अब इससे हम जो हमारा आईआर का करंट अफेयर का पोर्शन है वो हमारा समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ओके।